अवाम को लीड कौन करेगा, अवाम कैसे किसकी आवाज पर आएंगे, अवाम कौन सी ऐसी कुव्वत होगी जिसकी बुनियाद पर आएंगे। इन्होंने सबसे पहले ये किया था, दम घोंट दिया था उन आवाजों का जो आवाजें अवाम के हक में उठ सकती थी। आज मैं आपके साथ 3 ऐसी रीजंस शेयर करूंगी बच्चा जिद क्यों करता है, और वही 3 रीजंस के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। आप जो हमारे आने जाने वाले जो है अरबाब इख्तियार, आपकी मौजें लगी हुई, कोई एक सियासी जमात का मुझे ऐसा फर्द बता दें जिसकी एलिगेशन नहीं है। इम्कान यही है जी, इस दफा मानसून की बारिशें मामूल से ज्यादा हैं, जैसे कि सीजनल फोरकास्ट में हमने बताया और पहले भी जिक्र हुआ है आपके फोरम पर भी और दूसरी जगहों पर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। हम लोग उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं जी आप लोग जाओगे खैर वाफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। दिन का आगाज भरपूर अंदाज में हुआ होगा, यकीनन आप हम भी कोशिश करते हैं भरपूर अंदाज में मुस्बत सोच के साथ हो, लेकिन आजकल कोई कसर छोड़ नहीं रहे वैसे लाइट वाले। मुझे याद हो चुका हुआ है, याद हो दिन का आगाज मुस्बत सोच के साथ हुआ होगा। देखिए मुस्बत सोच के साथ दिन का आगाज करना बहुत जरूरी है शहरबानो, लेकिन मौसम तो आजकल कर रहा है मुस्बत आगाज हमारा, लेकिन जो लाइट वाला मामला है ना ये बड़ा बैड हुआ हुआ है। एग्जैक्टली। शहरबानो, मेरे ज़हन में एक सवाल था सुबह सवेरे जब मैं दफ्तर आ रहा था ना, मैंने सोचा कि आज मैं जाकर लाइव आपसे पूछूंगा और सरप्राइज दूंगा आपको। है इतना अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है बहुत तहकीक में कर रहा था इस पर, और वो ये कि क्या आप बता सकती हैं कि लोग जब अपने शरीक हयात का इंतखाब करते हैं तो वो क्या सोचते हैं? ये मैं नहीं बता सकती। मुझे लगता है ऐसा अजीम कि हर शख्स का ये अलग अलग दिमाग होता है इस मामले में, उसके अलग अलग ख्वाहिशें होती हैं, अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं, और उन सबको मद्देनज़र रखते हुए ही आपको शरीक ख़यात का इंतखाब करना पड़ता है। तो अमेरिका से खबर है, आपको बताएंगे, जहाँ फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी में होने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि हम ऐसे अफराद से शादी करना पसंद करते हैं जिनके साथ खूबसूरती के हवाले से हमारे ख्यालात मिलते जुलते हों। 1300 जोड़ों पर होने वाली ये तहकीक हुई अजीम। अच्छा। और ये पता चला है कि मर्द और ख़वातीन अपनी खूबसूरती या कशिश से बखूबी वाकिफ होते हैं, यानी पता होता है कि हम कितने पानी में, और वो अपने जोड़े के लिए ऐसे शख्स को पसंद करते हैं जो उनके ख्यालात से मुमासलत रखता हो। तहकीक में ये भी बात सामने आई है कि अपनी खूबसूरती के हवाले से क्या बात है, मर्दों की सोच ज्यादा दुरुस्त है बनिस्बत ख़वातीन की। रियलिस्टिक सोच होती है मर्दों की, रियलिस्टिक अप्रोच होती है शहरबानो, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो रिसर्च और ये जो तहकीक हुई है ये अमरीकी जोड़ों पर हुई है, पाकिस्तान में कितनी रियलिस्टिक अप्रोच है। ज्यादा जो चीज देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि वो इंडिपेंडेंट हो, ख़वातीन की बात करी हूँ, मर्द जो है वो इंडिपेंडेंट हो और वो अपनी वाइफ को भी इंडिपेंडेंट रखे और वेल सेटल्ड। चलिए ये तो एक रियलिस्टिक अप्रोच है ना, ये तो होना भी चाहिए, ऐसे बात है। और दूसरा ये कि जब हम ये बात कर रहे हैं ना अमरीकी जोड़ों पर, चूंकि तहकीक हुई है वहाँ पे मर्दों की थोड़ी रियलिस्टिक अप्रोच है अपनी खूबसूरती के हवाले से। ख़वातीन किसी भी कोने में ना सोच उनकी बहुत मिलती है। पाकिस्तान के मर्दों की जो रियलिस्टिक अप्रोच है ना अपनी खूबसूरती के बारे में, वो बिल्कुल घर वालों ने खराब कर दी होती है। माँ ने कह के ना मेरा पुत्र चांद वर्गा वो चांद चमक रहा होता है वहाँ पे, और वो लेकिन फिर भी मर्द जो है ना वो ख़वातीन से बेहतर है इस तरह से कि मर्द को पता होता है कि मैं एवरेज हूँ, मैं बहुत प्यारा हूँ, मैं हैंडसम हूँ, या फिर मैं गुजारा हूँ, और ख़वातीन में सबको पता होता है कि हम तो भाई प्रिंसेस है, पापा की प्रिंसेस। ख़वातीन होती भी तो पापा की प्रिंसेस। लेकिन शहरबानो आपको पता है हमारे सियासतदानों की रियलिस्टिक अप्रोच है या नहीं, इस हवाले से हम बात करते हैं इस हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही मुश्किलात का शिकार नजर आ रही हैं। सियासी इस्तेहकाम एक ख्वाब ही बन चुका है। हुकूमत को एक तरफ IMF की सख्त शराइत, महंगाई का मसला दरपेश है, तो दूसरी जानिब हुकूमत की दो इत्तेहादी जमातें पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान कोटा सिस्टम से मुतल्लिक आपस में दस्तो गिरेबां हैं। पीपल्स पार्टी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ बात करने पर MQM पाकिस्तान से माफ़ी मांगने और गवर्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। साथ ही हुकूमत को अपोजिशन के बड़े चैलेंज का भी सामना है। अमरीका की इलेक्शन में बेज़ाब्तियों की तहकीकात की करारदाद के बाद अपोजिशन का नए इंतखाबात का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के बाद अब अवामी नेशनल पार्टी ने भी मुल्क में नए इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया है, और उधर तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। उमर अयूब के बाद अब जुनैद अकबर ने भी पार्टी ओहदे से इस्तीफा दिया, और तहरीक इंसाफ ने शेर अफजल मरवत और शामदाना गुलजार की कोर कमेटी रुकनीत मुअत्तल की है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तोड़ फोड़ और एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। इस तमाम सूरत हाल पर बिल्कुल जी, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें
में ज्वाइन किया है। सीनियर तजज़ियाकार हैं नज़ीर लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक तरफ हम देख रहे हैं कि हुकूमत जो महंगाई कर रही है उस सूरत में सख्त अवामी रद्द अमल सामने आने का खदशा है और आ भी रहा है, जबकि दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है और चैलेंजेस जो हैं वो बहुत सामने आ रहे हैं। तो इस वक्त हुकूमत के लिए आप क्या समझते हैं, सूरत हाल कितनी चैलेंजिंग है? अच्छा, अदम इस्तेहकाम के मुकाबले में तो हुकूमत अज़्म इस्तेहकाम ला रही है ना, ये तो उसका एक तरीका है। लेकिन बात ये है कि हुकूमत ने अगर अवाम पर ये महंगाई जो मुसलत की है उसका अल्टी बेनिफिट जो है वो मुल्क को होता या मुल्क के इदारों को होता या मुल्क के अवाम को होता तो ये काबिल बर्दाश्त था। अगर आप अवाम के मुंह से निवाला छीन कर, उसके बच्चों के दूध छीन कर, उनकी बच्चों की किताबें छीन कर आप अशराफिया को पालना चाहते हैं, आप सिविल और सिक्योरिटी के इदारों को आप ज़्यादा से ज़्यादा मराद देना चाहते हैं, अगर आप सनतकारों और टैक्स चोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, अगर आप बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय आप बिजली का बिल अदा करने वालों पर अगर अजाब मुसलत करते हैं, तो फिर आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आवाम के दर्द का एहसास है या आप आवाम के मसाइल हल करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस हुकूमत का कोई इंटेंशन है, ना हुकूमत का ना अपोजिशन का। अपोजिशन बहुत शार्ट साइटेडनेस का शिकार है, बहुत कोताह नजरी, कोताह फहमी का शिकार है। अपोजिशन का क्या है, यानी मौलाना फजलुर रहमान और जनाब ANP के अहमद वली खान अगर इंतखाबात कल करा देते हैं या 1 महीने के बाद करा देते हैं या उनके मुतालबे के मुताबिक करा देते हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होगा? ये क्या करेंगे? ये जीत जाएंगे। वली खान का खानदान जो है वली बाग से हारेगा और मौलाना मुफ्ती महमूद के बेटे मौलाना फजलुर रहमान डर इस्माइल खान से हारेंगे और इनको कोई भी उस शिकस्त से नहीं बचा सकेगा जो शिकस्त उनके सर पर मुसल्लत होगी। मसला ये है कि ये अदम इस्तेहकाम कैसे पैदा हो रहा है। एक तो ये है कि सिर्फ उन मरात याफ्ता अफराद को, ग्रोहों को, सर्विसेज को, इदारों को, लोगों को और माफियाज को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है और उनकी जो है पांचों घी में डाली जा रही हैं और आवाम से उनका आखिरी निवाला छीना जा रहा है। इस मामले में बिल्कुल अभी लगारी साहब आपने जैसे मरात का जिक्र किया, तो ये डॉन का एडिटोरियल है सर, इसमें क्रूअल जेस्ट के उन्वान से ये छपा है और इसमें ये बताया गया है तफसीलात कुछ इस तरह के ट्रैवल अलाउंसेस बढ़ा दिए गए सरकारी, ये जो हमारे इस वक्त असम्बली में लोग मौजूद हैं उनके ट्रैवल अलाउंसेस बढ़ा दिए, इसके अलावा ट्रैवल वाउचर्स की तादाद बढ़ा दी और एयर टिकट्स जो इन्हें दिए जाते हैं अगर वो इस साल इस्तेमाल नहीं करते तो वो टिकट्स अगले साल ऐड ऑन हो जाएंगे बजाय कि वो खत्म हो जाएं। तो जब इस तरह से मरात इन्हें मिल रही हैं तो सर अवाम अपना गिला किससे करें, अवाम भरोसा किस पे करे? एक आम आदमी अगर अपनी प्रिविलेज को अवेल नहीं करता है तो उसके लिए सजा ये होती है कि लैप्स हो जाती है। अगर आप अपनी कैजुअल लीव्स को नहीं आप अवेल करते हैं तो आपकी कैजुअल लीव लैप्स होती है और जो है वो 2 चंद हो जाते हैं, ये इनके बढ़ जाते हैं। अगर ये खर्च नहीं करते हैं, अगर अपने टिकट अवेल नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, अगले साल कर लेंगे, और नहीं हो उससे अगले साल कर लेंगे, उनके बच्चे भी ऐश करेंगे, वो भी ऐश करेंगे। इस पार्लियामेंट में माफियाज के तहफ़्फ़ुज़ के तमाम इक़दाम करने वाले मौजूद हैं। इस बजट में माफियाज को प्रोटेक्ट किया गया है, बहुत ही बेरहमी से आवाम को कुचल कर जो है वो प्रोटेक्ट किया गया है। और जो आपने इस दाने में इशारा किया है कि लोग जो है वो इसको प्रोटेस्ट करेंगे, मुझे अभी सरे दस्त नहीं लग रहा है कि लोग प्रोटेस्ट करेंगे, इसलिए कि लोगों की कोई तंजीम नहीं है, लोगों की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जितनी भी तंजीमें हैं, जितनी भी सियासी जमातें हैं, वो स्टेटस को सर्व करने वाली है। स्टेटस को क्या कहता है कि मरात याफ्ता को और ज्यादा मरात दो, और जो लोग ऐश कर रहे हैं उनके ऐश बढ़ाओ, जो लोग मजे कर रहे हैं उनके मजे बढ़ाओ। लगारी साहब अब सूरत हाल बजट के मंजूरी के बाद आपके सामने है। जब अवाम को हुकूमत से कोई उम्मीद ना हो तो अपोजिशन से ये उम्मीद की जाती है कि वो अवामी नुमाइंदगी करेंगे ऐवान के अंदर, वो कोई जो है इस तरह की करारदादें पेश करेंगे या कोई पॉलिसी देंगे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अपोजिशन इटसेल्फ डिवाइडेड नजर आ रही है। एक बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सिर्फ बानी PTI के इर्द गिर्द घूम रही है और कोई काम नहीं हो रहा सर। बिल्कुल, अपोजिशन का एजेंडा ही नहीं है ना, अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने एक पार्टी ने लोगों को अपने लीडर के इश्क में मुब्तला कर दिया है और वो खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं पीते हैं, उनके
जो यूथ है उनके माँ बाप उनसे तकाजा नहीं करते हैं कि बेटा कुछ कमा कर लाओ, नहीं, वो सिर्फ इश्क किए जाओ और इश्क किए जाओ, उसके नतीजे में मजे करो, भूख मरो, और तुम्हारे बहन भाई भी भूख मरे, तुम खुद भी भूख मरो, अपने हक के लिए, अपने अपने बच्चों के लिए या अपने बहन भाइयों के लिए बाहर ना निकलना, बिल्कुल बाहर ना निकलना, बस इश्क करते चले जाना। लेकिन लगाई साहब, अवाम को भी तो ये समझना चाहिए ना कि इट्स इनफ, अब उनको अपने लिए खुद आवाज भी उठानी होगी, क्योंकि हुक्मरानों से उम्मीदें लगाकर उन्होंने देख ली। हुक्मरान जो है इलेक्शन से पहले दावे अलग करते हैं और जब हो जाते हैं इलेक्शन के बाद, जब आ जाते हैं सही सलामत अवाम के सामने इलेक्ट होकर, तो उसके बाद उनके दावे जो हैं वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। अवाम को लीड कौन करेगा? अवाम कैसे, किसकी आवाज पर आएंगे? अवाम कौन सी ऐसी कुव्वत होगी जिसकी बुनियाद पर आएंगे? इन्होंने सबसे पहले ये किया था, दम घोंट दिया था उन आवाजों का जो आवाजें अवाम के हक में उठ सकती थी। आपको पता है ट्रेड यूनियन पाकिस्तान में ममनू है, आपको पता है कि तलबा यूनियन यहाँ पर ममनू है, आपको पता है कि बल्दियाती इलेक्शन नहीं होते हैं, और जब होते हैं तो उसके मखसूस नतायज पहले तय कर लिए जाते हैं। तो जब अवाम की तरफ से जाने का कोई रास्ता ही नहीं रखा जाएगा, जब अवाम के दरमियान, लीडरशिप के दरमियान इस मामला महज इश्क माशूकी का होगा, तो आगे कौन बढ़ेगा? कैसे बढ़ेंगे लोगों को ये जब आवाज देते हैं कि आओ भी जेल भरो, तारीख करो, तो लोग तो नहीं आते। जब ये कहते हैं कि आओ एहतजाज करो, तो लोग नहीं आते। मौलाना के साथ कुछ मदारिस के, बल्कि बहुत से मदारिस के तलबा हैं और बेचारे मुफ्त में रोटी खाते हैं और उनको इमदाद मिलती रहती है, इस वजह से उनका कोई मसला नहीं, सड़कों पर आ जाते हैं, मौलाना के वाह हो जाती है। लेकिन उसके बाद क्या है? जमात इस्लामी की तंजीम है, उसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक खास मौके पर, खास मौके पर बाहर निकलती है और उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ठीक करना होता है और अपने लिए कुर्बानी की खालें जमा करनी होती हैं और साल भर का बजट बनाना जाता है। और कौन सी तंजीम है जो अवाम के लिए बात करती हो, अवाम के हुकूक के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के? किसान बर्बाद हो गए, इस मरतबा किसानों को बर्बाद कर दिया गया और वो वहाँ सड़कों पर बैठकर अपना अनाज बेचने पर लगारी साहब, जब कोई भी अवामी बात नहीं कर रहा, जब कोई भी अवाम की सही मानों में नुमाइंदगी नहीं कर रहा, तो क्या ऐसे में फिर नए इंतखाबात ही हल होता है? क्योंकि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब और ANP ने भी मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा किया। तो कौन करवाएगा नए इंतखाबात? पहले ये हुकूमत मान जाएगी? मुझे नहीं लगता है कि ये हुकूमत मानेगी, इसलिए कि हर धर्मी में और बजबर जोर से हुकूमत करने में इसका कोई जवाब, कोई सानी नहीं है। और जिस तरह से पहली हुकूमत थी, इससे पहले कौन से हम आसमान से तारे तोड़ कर रहे थे, एक दूसरे का तसलसल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तसलसल PMLN है, PMLN का तसलसल जो है वो PTI है, PTI का तसलसल फिर PMLN है, ये तो चक्की है, इसी तरह से चलती रहेगी। अवाम को इससे निकलने के लिए अपनी तंजीम साजी करनी होगी, वो जाहिर नहीं करने देंगे। इदारे क्यों आपको अपनी तंजीम बनाने देंगे, क्यों अपनी जमात बनाने देंगे? आम आदमी पार्टी यहाँ नहीं बनेगी। नई जमात का आपने जिक्र किया, तो शाहिद खाकान अब्बासी जो हैं 6 जुलाई को नई जमात लॉन्च करने जा रहे हैं और उम्मीद है कि ऐलान कर देंगे। इस वक्त मुल्क में नई सियासी जमात की कितनी गुंजाइश है? शाहिद खाकान अब्बासी पहले ये बताएं कि एक सरकारी मुलाजिम के बेटे जो फिजाइया में पाकिस्तान एयरफोर्स में एयर कमोडोर के मनसब तक पहुंचे थे और मरी के रहने वाले थे, कोई बड़े जिम्मेदार और जागीरदार भी नहीं थे, उनके पास इतनी दौलत कहाँ से आ गई कि वो अपनी एयरलाइन खड़ी कर दें, कि अपने बिजनेसेस खड़े कर दें, जो अपने आसासों में अपने इस्लामाबाद के 80 करोड़ के घर को, मैं नहीं कहता हूँ 80 करोड़ का होगा, कुछ भी मालियत का हो, अगर 3 लाख का मिल्कियत जाहिर करें तो आप उनसे क्या तवक्कुआत रखेंगे? भाई वो एक और PTI बन जाएगी, एक और नून लीग बन जाएगी, एक और काफ लीग बन जाएगी, एक और ऐसी जमात बन जाएगी, उससे कुछ भी नहीं होगा। और कोई इनमें लीडरशिप भी क्रिस्मेटिक नहीं है, कोई इससे करे, कोई भी नहीं होगा। वो तो इमरान खान है कि उसकी क्रिकेट अच्छी थी, उसकी सर्विसेज थी, बस जनाब लोग उसके इश्क में मुब्तला हो गए और फिर उसने कहा था कि हम गुलाम हैं, हालांकि गुलाम है, हालांकि पता है कि गुलाम है, जब चाहेंगे एक सीटी पर गुलामी के लिए भागते चले आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। लगारी साहब, अब खुद से देखना होगा कि हालात जो हैं वो किस तरह से बेहतर हो सकते हैं। आवाम को या तो सोचना होगा कि हमने बाहर निकलना है या फिर सोचना होगा कि हमें सब्र के घूंट भरने हैं। बहुत शुक्रिया, आपने सुनो वक्त दिया, आपने तज्जिया पेश किया।
तो मौसम ये कुछ बात कर जी लेते बिल्कुल हैं। शहरबानो, मौसम की बात करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। कराची में हीट स्ट्रोक से मजीद 4 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद 10 दिन में होने वाली अमवात की कुल तादाद 49 तक पहुँच चुकी है। और लाहौर की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद अब गर्मी की शिद्दत में कमी आई। महकमा मौसमियात ने पंजाब में आज से 7 जुलाई तक तूफ़ानी बारिशों की पेशगोई की है। आंधी और झक्कड़ चलने के इम्कानात हैं। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा, इसी हवाले से एक्सपर्ट राय ले लेते हैं। बिल्कुल जी, हमारे साथ मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब। सरफराज साहब, हमें बताइएगा कराची के मौसम के हवाले से सबसे पहले शहर कायद में गर्मी की शिद्दत कब तक बरकरार रहेगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, गर्मी की जो बहुत ज़्यादा शिद्दत थी वो तो परसों तक थी। कल भी गर्मी थी, लेकिन कल उसमें कदर कमी आ गई थी, इसलिए कि कल से समुद्री हवाएं चलने लगी हैं, सी ब्रीज बहाल हो गई है। वो बुनियादी तौर पे कराची के जनूब मशरक़ में हवा का कम दबाव मौजूद था, जो अब इंडियन गुजरात की तरफ निकल गया है। तो उसके बायस सी ब्रीज सस्पेंडेड रही पिछले 7-8 दिन तकरीबन, यानी 22 सरफराज, 23 सिंध जून के से लेकर दीगर 30 शहरों के जून। हवाले से बताइएगा कि क्या वहाँ पर भी मौसम सूरत हाल जो है बेहतर होगी? मानसून जो है वहाँ पर इफेक्ट करेगा? जी बिल्कुल। जो साउथ ईस्ट सिंध है, ख़ासकर थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, बदीन और उमरकोट, उन 3 अजला में तो पहले भी बारिश का एक अच्छा स्पेल हुआ है। ये इसी लो प्रेशर एरिया के बायस जो कराची के जनूब में बना हुआ था। कराची पे तो उसने गर्मी क्रिएट की रखी, लेकिन बाकी अजला में जो ईस्टर्न सिंध के थे उसमें उसके बायस बारिश हुई। तो उसमें अगले 2 दिनों में भी यही इम्कान है साउथ ईस्ट सिंध में कहीं इस तरह से, कहीं हल्की, कहीं दरमियानी, किसी जगह पर तेज सरफराज बारिश साहब, है। पूरे मुल्क भर में ओवरऑल मौसम कैसा रहने वाला है? देखें, जो आपने जिक्र खुद भी किया ना कि आज से लेकर 2 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक का ये स्पेल है और बड़ा धुआंधार स्पेल है, खासकर पंजाब भर में। उसमें शुमाली पंजाब, खित्ता कोटफार से लेकर फिर नीचे सेंट्रल पंजाब, लाहौर, फैसलाबाद और गिरदोनवा के जितने भी इलाके हैं, फिर नीचे इवन जनूबी पंजाब तक में भी अच्छी बारिश है। और साथ साथ पूरा केपी में इसी तरह से वो स्पेल फैलेगा, नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान में फैलेगा और आखिर में यानी उसके जो 7 और 8 तारीख को फिर सिंध के भी कुछ अजला में, खासकर सखर लड़काना में उधर शुमाल की तरफ से और इधर साउथ में, साउथ ईस्ट सिंध में। तो इन तमाम एरियाज़ में अच्छी तेज़ बारिश है 2 से लेकर 7 जुलाई तक। और ज़ाहिर है बड़े शहरों में इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर और झेलम और जो दूसरे नीचे लाहौर के साथ सरफराज गुजरांवाला और साहब, फैसला। मानसून का कहा जा रहा है जी इस बार ज़्यादा शदीद होने वाला है, तो उस हवाले से क्या पेशन गोइयाँ की जा रही हैं और कुछ एहतियाती तदाबीर भी बता दें। बिल्कुल इम्कान यही है जी, इस दफ़ा मानसून की बारिशें मामूल से ज़्यादा हैं, जैसे कि सीजनल फोरकास्ट में हमने बताया और पहले भी जिक्र हुआ है आपके फोरम पर भी और दूसरी जगहों पर भी। तो उसमें बिलखुसूस यही जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है, यहाँ पर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ज़्यादा बारिशों की। वो उसमें लाहौर और उससे ऊपर का इलाका और उससे नीचे का चंद एक अजला जो है यहाँ पर। और तैयारियाँ तो ज़ाहिर है फिर इस हैवी रेनफॉल को सामने रख कर प्रिपरेशंस इदारों ने की होंगी। अब उनका टेस्ट होना बाकी है कि जब बारिश इतनी ज़्यादा पड़ेगी तो उसमें कैसा रिस्पांस आता है। ठीक। देखिए, अगर हैवी स्पेल जो है ना चंद एक घंटों में हो जाए तो फिर प्रॉब्लम ज़ाहिर है कि ज़्यादा हो जाते हैं। अगर वो स्कैटर्ड सा हो और ओवर द लॉन्गर पीरियड हो तो फिर इतना मसला नहीं होता, पानी साथ साथ ड्रेन आउट होता रहे तो फिर तो मसला नहीं होता। लेकिन अचानक ठीक है सरफराज साहब, हैवी जो स्पेल है मुतवक्के है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौसम के हवाले से अपडेट किया कि आने मौसम कैसा रहेगा ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का। तो अपना ख्याल रखें। मानसून का जो वेदर है, मौसम है, वो बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ हो चुका है और जैसे कि प्रेडिक्शन भी की गई है कि झक्कड़ और इस तरह की आंधी और तूफ़ानी बारिशें हो सकती हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे महंगाई की। तो बिजली के बिल्स ने आवाम का जीना दूभर कर दिया है। आवाम बिजली और गैस के बिल भरने के लिए अपनी जमा पूंजी, यहाँ तक कि अपने जेवरात तक बेचने पर मजबूर है। जून में आने वाले बिलों ने तो सफ़ेद पोश तबके को भी हिला कर रख दिया। इस हवाले से सोशल मीडिया पर भी मुख्तलिफ वीडियोज़ और हमने देखा कि लोग अपने वीडियोस बनाकर अपने नज़रियात शेयर कर रहे थे। और शेख रशीद ने भी एक वीडियो बनाई बिजली और गैस के बिलों पर, वो भी खासे परेशान दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल जो है, ये मैं तो खाना एक वक्त का खाना खा सकता हूँ या फिर मैं ये बिल
पे कर सकता हूँ, हालात इतने खराब हो चुके हैं। बिल्कुल शरबानो, और फिर दूसरी जानिब सीनियर अदाकार है हमारे राशिद महमूद साहब, कौन जी, नहीं जी। जानता उन्हें, हमारा असासा है जी। असासा और है। एक वीडियो वायरल हुई है उनके हवाले से, वो कल वीडियो हमने अपने नाज़रीन को भी दिखाई भी, जिसमें वो बिजली के भारी बिल पर बड़ा शिकवा करते हुए नजर आए और अल्फाज इतने बड़ी सख्त थे, तकलीफ में नजर आए। बिल्कुल बड़ी तकलीफ में वो नजर आए, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो अपनी मौत की दुआ मांगते हुए दिखाई दिए हमें। तो जाहिर है जी कि बात बड़ी अफसोसनाक है इस हवाले से कि हम सब शहरी हैं इस मुल्क के, और जब यहाँ तक नौबत आ जाए कि शहरी जो हैं और बिलखसूस कोई आम शहरी नहीं, वो शहरी जिन्होंने इस कौम, जिनकी खिदमात हैं इस मुल्क और कौम के लिए, जब वो मौत की दुआएं करने लग पड़े, तो यानी कि फिर समझ जाना चाहिए कि सूरत हाल किस जानिब जा रही है। तो इसी हवाले से बात करते हैं। इस वक्त स्टूडियो में सीनियर अदाकार राशिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू कैसे हैं आप? अस्सलाम बेटे, बहुत शुक्रिया। असल में सच बोलना जो है ना, उसके लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत और एक जुर्रत चाहिए। डर तो रब का होना चाहिए ना, बेशक, अनड्यू बेशक। सराउंडिंग में आप। मैंने ये को एहतजाज जो है ना, ये को खुदा न खास्ता कभी नहीं किया। मैंने सारा कुछ बर्दाश्त किया, वह सारी साल में पीरी तक, और कितना जी लूंगा, मैं तो चराग आखिर शाम हूँ। इस कदर हमको स्नबिंग एटीट्यूड में रखा जा रहा है और कोई जवाब नहीं देने वाला होता आगे। जो भी होता रहा आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त की हद तक जब तक रहा, उसको बर्दाश्त किया हमने। मुसीबत ये हो गई हुई है, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, आवाज जी, पहुंच रही है आवाज राशिद पहुंच साहब। मैंने कहा कि वो माइक जो एक रूटीन है वो नहीं लगाया आवाज गया, सर तो यहाँ कुछ इनविजिबल के आपकी माशाल्लाह लगा भारी हुआ। आवाज है, बेहतरीन आवाज आ रही है आपकी। बेटा बिल सारी जिंदगी भरा और आज तक कभी मेरा मीटर जो है ना वो कटा नहीं है। जी मेरी लिमिट्स, मेरे रब ने जो मुझे जिंदगी में सहूलतें दे रखी, उस चादर से मैं 2 कदम अंदर रह के सारी जिंदगी को, और बड़े भरम से में बड़ी खुली किताब है इस मुल्क में। कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट मेरी जिंदगी में नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी जमीन से प्यार है, अपने इस मुल्क से प्यार है। बेशक। ये शनाख्त है मेरी, इसने मुझे, इस मुल्क ने मुझे एक दुनिया में मुतारफ कराया। रिस्क रोजी मेरी आसान हुई, डिग्निटी वकार दी मुझे, इससे बेहतर क्या हो सकता। बिजली के बिलों के अलमिए बेशुमार हैं जो सारी की सारी जनरेशनों के हैं। चलो ठीक है, जैसे दूसरे उसको भुगत रहे, हम भी भुगत रहे। आपके इल्म में है, मेरे सारे व्यूअर्स के इल्म में है कि मैं बीमारी के 4 अटैक्स जिंदगी में भुगत चुका हूँ, और वो ऐसे हैं कि जिसपे पहली बार किसी को होता तो अल्लाह मियाँ के पास चला जाता। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी जिंदगी इसलिए अल्लाह मियाँ बढ़ा देता कि शायद मेरे जिम्मे अभी कुछ काम है जो मुझे करके जाने हैं उसके पास, इंशाल्लाह। हुए, बर्दाश्त करते रहे, सारा कुछ हुआ। लेकिन इस दफा ऐसा क्या हुआ कि आपने बेटा तंग इस आकर दफा वीडियो बनाया? मेरी सेहत जो ठीक नहीं है, काम हमारा, मेरा काम जो है अब ये जो मैंने किया जिंदगी में, जिसे मुल्क के जितने मोतबर अवार्ड है सब मेरे पास है, ढेरों के साथ। जी जी। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मुझे मिला। मेहरबानी है मेरे इस मुल्क की कि उसने वो सारी डिग्निटी से नवाजा जो मैं शायद उतना नहीं भागता, तो मुझे वो रजिस्टर किया गया। जी। चल रहा है सिलसिला। काम जो है हमारा, ड्रामा तो बंद है जी हमारे, तो होता ही नहीं है। जब से नया पाकिस्तान शुरू हुआ तब से उनको, वो अगर जो कुछ करना चाहते तो कोरोना, अल्लाह भी ने कहा कि नहीं तुम नहीं कर पाओ, वो प्रोसेस आ गया, उसमें भी कुछ नहीं हो पाया। तब से लेके इस लम्हा मौजूद तक मेरे पंजाब जो ये प्रोविंस है, इसमें ड्रामा वामा बंद हो गया। पीटीवी भाई हमारा तो काम ही वहीं था। ये जो प्राइवेट सेक्टर है कराची, जब भी उनको मेरे जैसे फर्द की ज़रूरत होती है, वो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, मुझे बताते हैं, और मैं उनका काम करके तो फिर अपने यहीं आ जाता हूँ। मैं लाहौर में बेस हूँ और मैं कोई लालची आदमी नहीं हूँ। लेकिन इतनी जिंदगी आपने सर्व की पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान का असासा हैं आप, हमारे हीरो हैं। इस उम्र में तो वैसे भी आपको इन चीजों की टेंशन नहीं होनी चाहिए थी, कोई रिलीफ मिलना चाहिए था। वो कहते हैं ना कि यार ये हर बात माइंड करता है, मैं माइंड रखता हूँ तो मैं माइंड करूँगा भाई। बिल्कुल। मेरी हार्ड डिस्क एक्टिव है इस उम्र में भी, कोई एरर नहीं है कहीं। बिजली जितना इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे फराइज में है, पानी, बिजली। 45,000 आपका बिल आया। सुन लो बेटा जी। आलम पीरी में गर्मी बर्दाश्त करता रखा, तो 1 आध महीने से मेरी तबीयत इस तरह की है कि मैं ये गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं। जी जी। तुम्हारी आंटी जो है वो भी आलम पीरी में मेरे जैसी सफेद बालों वाली।
मेरी कैफियत से देख देख के वो मुझसे ज़्यादा बीमार हो गई। ओह, हमने कहा कि यार गर्मी क्या करें, मैंने कहा चलो भी अब तो एसी चला लेते हैं, जरूरत की मैंने। और फिर एक बजट अपने तौर पे बढ़ा लिया। के अपने उस जो जिंदगी के एनवायरनमेंट्स का एक हर बंदा बनाता, जी, मेरी बिल्कुल। जितनी औकात उतना, तो वो मैंने अलग निकाल के रख लिया कि चलाओ यार। और फिर उसको बड़ी मोहतात तरीके से, ये नहीं कि अंडी दिन रात सही, चला, जितनी जरूरत है उतना चलाया थी उसको रात भर चला के। ठीक है, भी आया बिल रखा हुआ, मैंने काफी हजार में भी बताऊंगा क्या अल्टीमेटली हुआ क्या। जी, अब जब सारा कुछ आ गया है, तो जब बिल आके गिरा तो सबसे पहला मैंने कहा अपनी बीवी से, मैंने कहा फर्रुख बंद करो ये एसी, ये नहीं चला। क्या हो गया? 45,800 पता नहीं 38 या कितने, इतने पैसों का बिल। जी। अच्छा, मैंने कहा जितने यूनिट मैंने इस्तेमाल किए मुझे उसके पैसे देने हैं। और राशिद साहब आप सिर्फ 2 लोग ही हैं घर में, दो हाँ, मेरे एक और काम एक वाली AC आती है और चले और जाते। आप एसी तो एक ही चला रहे हैं और वो इतना नहीं चला 1 टन का एसी है वो हमारे कमरे में लगा हुआ है। हम हालांकि हमारे दूसरे, हम जब एसी चूंकि एक कमरे में, तो उधर उसका बेड है, इधर मेरा, हम दोनों इधर उसमें ही। सुकून से थोड़ा कोशिश करते हैं कि रहे। हाँ, तो बिल बिल यूनिट से आया बहुत और ज्यादा मैंने है। बिल को स्कैन करना शुरू किया है। जितने मैंने यूनिट कंज्यूम किए उनकी कीमत उस बिल में थी 29,000 कुछ रुपए। ओहो, बाकी सब टैक्स। बाकी सब टैक्स है। 16,500 रुपए टैक्स है, इनकम टैक्स, फलां टैक्स, या फ्यूल एडजस्टमेंट Adjustment। और हिडन टैक्स, इतने सारे जो लिखा है, ये क्या सही है है। जो कोड वर्ड लिखे, मुझे क्या पता। इनकम टैक्स तो आप देखें कितनी, मतलब इनकम पे टैक्स होता है। अरे इनकम बिल पे है क्यों? मेरी नहीं, और टैक्स काहे का? जब मेरी इनकम होती थी पीटीवी के दौर में, मेरी 54 हजार रुपए इस मुल्क में बड़े बड़े नाम पर 1 लाख रुपया अरबों खरबों वाले थे मिलता था, तो उसमें से डिडक्ट होता। हम आर्टिस्ट, हमारी पेमेंट का टैक्स तो पहले कट के हमें मिलता। अब आप क्या कहेंगे? ये आवाज आपकी नहीं है ये राशिद सबकी साहब, आवाज ये है बेटा, पूरे लोगों की, पाकिस्तान सब की आवाज है, हम सबकी चीखें फिर निकली हैं। मुझसे जब वो बर्दाश्त हुआ, मैं कभी, मैं अभी भी इस पे एतराज नहीं कि जो मैं जितना इस्तेमाल कर रहा हूँ मेरा उतना बिल फर्ज है, लो। मैंने देना मेरे को, मुझे उसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। मेरा एहतजाज ये था कि यार आप जो हमारे आने जाने वाले जो है अरबाब इख्तियार, आपकी मौजें लगी हुई, कोई एक सियासी जमात का मुझे ऐसा फर्द बता दें जिसकी एलिगेशन नहीं है, हर एक पे जी। वो उन्होंने किया या नहीं किया, इट्स नॉट माई हेडिक। इल्जाम जब वो सब पे है, कोई उसका जवाब नहीं दे रहा, किसी को कोई क्लियरेंस नहीं है कि कोई कहता भाई नहीं होगा, नहीं आपने नहीं किया तो ये आपके मसाइल है, लेकिन एलिगेशन है आप सब पे। आपके लिए हर चीज मुफ्त है, सही बात है। अरबों खरबों हर चीज अल्लाह ने आपको दे रखी हुई है। और फिर उसके बाद ये भी बताया जा रहा है कि आपकी वहां भी जायदाद है, सबकी किसी एक का नाम और नहीं। बरात में मजीद इजाफा हुआ। आप अपना सब कुछ बढ़ाए चले जा रहे हो यार। हम कौन, कोई हम आपके मुलाजिमीन में से हैं या हम पे कोई अनड्यू आपकी नवाज़िशात हालांकि होनी चाहिए। ऐसे नेशन जो आप अपने राइट्स खुद अपनी मर्जी से क्रिएट कर, वोट हम आपको दे के वहाँ भेजते हैं कि ये जाके हमारे लिए कोई आसानियाँ पैदा करेंगे, आप वहाँ जाके हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट करते। मेरा एहतजाज सिर्फ ये था कि जो जाए, और फिर ऐसा आइंस्टाइन है हमारे डिपार्टमेंट। राशिद साहब, अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं, उनसे पूछा किसी ने कि हाँ, तो वो चली गई, मैं पूछा नहीं, आपने मैं पूछा। आप थे वहाँ मैं पे, था। वीडियो थी। देखिए, मैं कल्चरल मिनिस्ट्री जो है हमारी, इसकी इंफॉर्मेशन, मैं उसके मुख्तलिफ पैनल्स पे भी हूँ। जी जी, एक टेडी पैसा नहीं मैंने कभी लिया उसका, सही। उन्होंने मुझे इसलिए रखा, मेरी कंट्रीब्यूशन कि वो मैं उनके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में भी हूँ, मैं उनके उस कमेटी जो है। तो उन्होंने आपकी executive- बात सुनी और चली गई? नहीं, वो मेरा उन पे एतराज नहीं है, उनके इख्तियार में नहीं था, तो इसलिए मुझे उन पे कोई गिला भी नहीं, मेरे वो सारे प्यार। लेकिन हमें पता चला उन्होंने बोला कि जी बिल तो सबको आया। गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? मैंने तो कहा भी नहीं उनसे, वो तो जो एंकर मेरे साथ जिससे उन्होंने एक सवाल पूछा ना, उसने पूछा तो वो चलेगी, तो मैंने फिर बाद में उसको कहा कि यार उनका शोबा है कल्चर एंड इंफॉर्मेशन, ये उनका शोबा नहीं है, ये वो
दिनारे सुर्ख वाले जो डिपार्टमेंट है, ये उनका राशिद शोबा साहब, है, वो एक सुनते नहीं। आखिरी सवाल मेरा ये है कि वक्त बड़ा कम है, जी। तो चाहते हैं कि आपका जो पॉइंट है ना वो लोगों तक पहुंचे। आप आवाम से क्या अपील करेंगे और गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? आवाम को होश के नाहों लेने चाहिए अब अपने लिए? बिल्कुल लेने चाहिए, और उनको अपने राइट्स का पता होना चाहिए। ज़बानें बंद करके नहीं बैठते। मैं ये नहीं कहूँगा कि जुलूस निकालो तो, लेकिन अपने हक के लिए बोलो तो सही यार। बोलो तो सही। ये जो हमारे अरबाब इख्तियार आने जाने वाले नया पाकिस्तान, फिर कुछ और तरह का, फिर अब मजीद पता नहीं कौन सा पाकिस्तान हम देखेंगे। मैं तो चरा के आखिर शब चला जाऊंगा अल्लाह मियां के पास। तो बकिया जो हमारी नस्लें, उन्होंने फैक्ट्स बिलीवर नहीं है। मैं अपने अवाम से भी कहता हूँ कि जुर्रत करके अपना राइट जब आप दिए, रोज खुदा की कसम, ये जो मेरा सारा कैथारसिस है, मेरी मैंने बिल जमा कराने के बाद ये सारा प्रोसेस किया है। मैं को मांग रहा हूँ आपसे किसी से, मुझे बेशुमार है, बाप ने बड़े बड़े नाम, अरे यार कोई प्रॉब्लम है तो हमें हुक्म करो। मैंने कहा नहीं भाई, अल्लाह ने मुझे कभी भी रिस्क की तंगी नहीं दी, जितनी मेरे रिक्वायरमेंट जीने के लिए होती है मेरे रब ने मुझे डिग्नी से दी हुई। काम नहीं भी है, मैं मोटिवेशन स्पीकर हूँ, मैं मुख्तलिफ राशिद यूनिवर्सिटी साहब, में। आप अवामी मिजाज की हालत का अंदाजा इस बात से लगा लें कि जहाँ पर एक बंदा अपने राइट्स के लिए आवाज उठा रहा है, समझा ये जा रहा है कि शायद किसी तंगी में है, किसी मुश्किल में। मैं बांटने वाले खां में नाजिश काश्मीरी का बेटा हूँ, किसी अरे गहरे नथु गहरे का नहीं। मेरा बाप, मेरा दादा दुनिया भर में शनाख्त रखते हैं। मेरे ग्रैंडफादर प्री पार्टीशन इस सब कॉन्टिनेंट में कलीलों के सबसे बड़े डिजाइनर थे, उस्ताद गुलाम मोहम्मद नक्काश। मेरे बाप का नाम नाजिश काश्मीरी। सर फिर तो अब अवाम में ही शाऊर नहीं है ना, अवाम अरे को नहीं, ये पता कि अपने घुसपैठिए rights के होते बारे- हैं। ये जो एक टेक्नोलॉजी आई ना, यूट्यूबर, जी। किसी स्कूल में नहीं किया। अब ये उर्दू बाजार के दानिश्वर है बेटा, उर्दू बाजार के पैगंबरों से ज्यादा दानिश्वर है मेरे मुल्क में, और कहीं ना कहीं एफिलेट है। ये उनकी ड्यूटियाँ होती है, हुआ करे। मुझे उनसे भी कोई एतराज नहीं, आपका हक है तनकीद करना कि ये है। तुमने एक साहब के कमेंट्स आए कि आपने ये कह रहे हैं, ये गिला किया, तो आपने काम किया तो उसके पैसे नहीं ले। तो मैं कहा मैं इब्ने मरियम हूँ कि मुफ्त काम करता, तेरा अब्बा ने तुझे मुफ्त पैसों से पाला है। काम खाना तो है ना। अनड्यू नहीं, ये अनड्यू है। लॉजिक दलील नहीं होती है आपके पास कहने। तो सो मेरा ये कैथारसिस जो मेरा कोई, सब मेरे प्यारे हैं। अब भी जो अरबाब इख्तियार है, मेरे फैंस भी हैं, मेरी मुलाकातें रहती है उनसे। बकिया जो ये हालात जो है आवाज, क्योंकि लेकिन अल्लाह के पास भी जाना बेटी, सारा कुछ यही रह जाना, कोई साथ कुछ लेके नहीं गया। हमें सिर्फ यही जायदादें बनानी, जन्नत में कॉर्नर प्लॉट नहीं चाहिए, कोई वहाँ घर नहीं चाहिए, ये सब यही रह जाएगा। और पीछे हमारी नस्ल, मैंने अपने अब्बा को लूटा, जो उनका था वो मेरे बच्चों ने मुझे लूटा। ये एक तसलसल है जो चलते रहे। तो उसमें यार जब जाना है उसी के पास है, दुनिया में भी हिसाब होना है। बिल्कुल, और बहुत वहाँ भी होना। खूबसूरत तो बात की आपने राशिद साहब। फैक्ट्स बिलीवर हो जाइए। बिल्कुल। आपको याद तब रखा जाएगा जब आप कोई ऐसा शजर लगा के जाओगे जिसकी छांव सबके लिए होगी। क्या बात। और राशिद साहब, सबसे जरूरी बात जो आपने की कि अपने हक के लिए कम से कम आवाज बोलना उठाएं। चाहिए। बिल्कुल, आपने सही बात की है कि पता होना चाहिए कि जी अगर आप लोग टैक्स दे रहे हैं, ये टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है, अवाम कम से कम जवाब तलबी करें। सुनो हमारी जान है पाकिस्तान, ये हमारा बेहतरीन और फेवरेट सेगमेंट है, और उम्मीद है कि आप सबका भी सेगमेंट होगा। ईद की छुट्टियां तो खत्म हो चुकी हुई हैं कब की, बिल्कुल, अब summer गर्मियों की vacations जा रही छुट्टियां जो हैं अभी तक बाकी हैं। तो हम चाहते हैं कि आप अपनी गर्मियों की छुट्टियों को बिल्कुल भी ज़ाया ना करें, बल्कि उनका हकीकी लुत्फ उठाएं। तो सामान बांध लीजिए, कमर कस लीजिए, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं देवमलाई और दास्तानवी हुस्न की सरजमीन के हवाले से। तो इस स्कर्दू के खूबसूरत पिकनिक पॉइंट्स के बारे में आपको बताएंगे। कराकरम के फलक शिगाफ पहाड़ों में घिरे स्कर्दू को कोपेमाओं की जन्नत भी कहा जाता है, और दुनिया की 8000 मीटर बुलंद 14 चोटियों में से 4 स्कर्दू के करीब ही पाई जाती हैं। इसके अलावा 7000 मीटर बुलंद पहाड़ों में तकरीबन 100 इसी इलाके में पाई जाती हैं। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से कोपेमा ट्रैकर्स और सयाहों की बड़ी तादाद यहाँ का रुख करती है। अजीम जी बिल्कुल शहरबानो, और ये खूबसूरत मनाजिर भी हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। स्कर्दू की जब हम झीलों का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर अपर कचूरा, लोअर कचूरा और सतपारा के नाम से 3 खूबसूरत झीलें सयाहों को दावत नज़ारा देती हैं। 1 किलोमीटर लंबी और 1.5 किलोमीटर चौड़ी अपर कचूरा झील के बारे में कहा जाता है कि जी इस झील में पानी चश्मों के जरिए आता है और चश्मों की सूरत में ही निकलता है।
और यहाँ आने का जो बेहतरीन मौसम है वो यही है जी, जुलाई और अगस्त, क्योंकि इन महीनों में झील का पानी ऊपर चढ़ा होता है, झील बहुत बड़ी नजर आती है और बड़ा खूबसूरत वो मंजर होता है। लोअर कचूरा झील को दुनिया जो है वो शंग्रीला के नाम से जानती है और बुलंदी से हार्ट शेप में नजर आती है, दिल की तरह ये नजर आती है, छोटी सी झील जिसके बिल्कुल वो भी हम दिखा भी रहे हैं, इसका जो फजाई मनाजिर हैं इसके वो दिखा रहे हैं। और इसके इर्द गिर्द कॉटेजेस हैं, तिब्बती तर्ज का एक शंग्रीला होटल यहाँ पर बनाया गया है। झील के शफाफ पानी में ट्राउट मछलियां तैरती नजर आती हैं। यहाँ एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है नाजरीन, और कश्ती रानी के अलावा यहाँ पर घुड़सवारी की सहूलतें भी दस्तयाब हैं, यानी कि आप भरपूर अंदाज में समर वेकेशन यहाँ पर जाकर सेलिब्रेट कर सकते हैं। अजीम, इस कर्दू शहर के सेंटर में एक बुलंद पहाड़ी पर कदीम किला मौजूद है जिसका नाम है खरपोचो, और 17वीं सदी में तामीर किए गए इस किले तक पहुंचने का रास्ता काफ़ी दुश्वार है, मगर इसके बावजूद ये किला देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस किले पर खड़े होकर बुलंदी से इस कर्दू शहर का नज़ारा इंतहाई खूबसूरत लगता है। आप सारा शहर देख सकते हैं। इसके अलावा इस वादी में एक और जगह देखने से ताल्लुक़ रखती है, और वो है घांचे के करीब वाक़या पाकिस्तान का पहला ऑर्गेनिक विलेज, जहाँ दाखिल होते ही आप खुद को एक अलग दुनिया में महसूस करते हैं। एक ऐसी दुनिया जहाँ हर तरफ हरे भरे खेत, जंगल, छोटे छोटे बागात, गुनगुनाते चश्मों के शोर, लहलहाते फूलों की महकार और परिंदों की चहकार आपका इस्तकबाल करती है। तो आप भी अगर अपनी इन छुट्टियों को यादगार बनाना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो इस कर्दू का रुख करें, कुदरत के साथ कुछ वक्त बिताएं और हसीन यादें लेकर वापस लौटें। हमारे साथ भी शेयर करें सुनो पाकिस्तान के पेज पर। और अब यकीन माने, मेरा तो इस साल बहुत ज्यादा दिल कर रहा है, आई डोंट नो व्हाई, कि मैं कर्दू जाऊं। मैं यहाँ पर जा चुका हूँ, लेकिन ऑर्गेनिक विलेज में मिस कर गया हूँ। ऑर्गेनिक विलेज की वजह से जब हमने ये विजुअल्स दिखाए अपनी टीवी स्क्रीन पर, तो ये जगह देखने के जो है ना ताल्लुक रखती है, ये जगह देखनी चाहिए थी। और अजीम, यकीन करें, मेरा इतना दिल कर रहा है कि किसी तरीके से बस मुझे वेकेशंस मिल जाएं और मैं इस कर्दू जाऊं। मतलब मेरा इस कर्दू जाने को बहुत दिल कर रहा है, पता नहीं क्यों। छुट्टियां मिलनी पड़ती हैं, छुट्टियां मिलेंगी तो मैं इस कर्दू जाऊंगी, और मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं जाकर ये थोड़ा वक्त जो है ना वो नेचर के साथ गुजारें, क्योंकि आपका डिप्रेशन, आपकी एंजाइटी, आपकी थकन और ये दुनिया की जितनी भी परेशानियां हैं कुछ वक्त के लिए खत्म हो जाती है। जब आप नेचर के करीब जाते हैं, आपका दिमाग ईज डाउन होता है, आप रिफ्रेश महसूस करते हैं। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि आपको ये भी एहसास होता है कि पाकिस्तान असल में कितना खूबसूरत है। हम लोगों ने हमेशा से अंडर वैल्यू किया अपनी जगहों को, और जब लोग प्लान करते हैं, वो किसी और मुल्क का टूर प्लान करते हैं, तो पहले अपने मुल्क को अच्छी तरह एक्सप्लोर करें। इतना खूबसूरत बनाया है हमारा पाकिस्तान के, हम अगर चाहें तो इसको बहुत खूबसूरत और भी बना सकते हैं बाकी सयाहों के लिए। तो जरूर विजिट करें, पाकिस्तान की कदर करें, जरूर विजिट करें। ब्रेक से पहले एक छोटा सा मैसेज मैं दे दूं कि जब भी आप अपनी फैमिलीज के साथ जाएं, वहाँ पर ये ख्याल रखा करें कि प्लीज हमारे टूरिस्ट वहाँ पर कचरा बहुत फैलाते हैं, तो नॉर्दर्न एरियाज को साफ रखें ताकि बाकी लोग भी इंजॉय कर सकें। नाज़रीन, हमारे मोस्ट अवेटेड सेगमेंट का वक्त आ गया। वैसे तो हम स्पोर्ट्स की बात करते रहते हैं, लेकिन आज ज्यादा इंटरेस्टेड ये सेगमेंट होने वाला है, इंटरेस्टिंग ज्यादा होने वाला है। और हम लोग इसमें इसलिए इंटरेस्टेड है बिकॉज आज रेलिवेंट मिनिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं। मुल्क में क्रिकेट ही एक नाज़रीन वाहिद खेल ऐसा है जिस पर भरपूर तवज्जो दी जाती है, और हमारे फैंस भी ज़्यादातर क्रिकेट के ही नज़र आते हैं इर्द गिर्द। इसके अलावा दीगर हमारे खेल ऐसे हैं जिसमें हमने अभी हालिया दिनों में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस देखी हैं। हॉकी की बात करें, पाकिस्तान का कौमी खेल है, इसके बावजूद हॉकी भी उसको वो तवज्जो नहीं दी जाती जो अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट को दी जाती है। फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी समेत दीगर खेलों में एथलीट का तो अल्लाह ही हाफिज़ है वैसे, मगर पहली बार ये देखने में आया कि पंजाब हुकूमत सूबे में स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए कुछ संजीदा हमें नज़र आ रही है और स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ सूबाई वज़ीर खेल पंजाब मौजूद मलिक फैसल अयूब खोखर साहब ने हमें ज्वाइन किया। वेलकम करते हैं मलिक साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, आप लोग ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा, हमने देखा कि पंजाब हुकूमत जो है वो हुकूमती सतह पर अब खेल के हवाले से इकदाम कर रही है जी। लेकिन हम इससे पहले की अगर बात करें, अभी तो आगाज़ हुआ है, 6 महीने बाद हम देख रहे हैं कि इसका बोर्ड बना है, सामने आया। तो क्रिकेट के अलावा ना तो हुकूमती सतह पर किसी और खेल को कोई तरजीह दी जाती है, और इवन लोग भी जो हैं वो ज़्यादा सपोर्ट क्रिकेट को ही करते हैं। बाकी खेल, इवन हमारा कौमी खेल जो है वो क्यों निगलेक्टेड है? सबसे पहले बात करें स्पोर्ट्स बोर्ड की जी, तो मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स बोर्ड 6 महीने नहीं, स्पोर्ट्स बोर्ड काफ़ी देर से नहीं बना हुआ, और जो भी फैसला होता था वो एक मिनिस्टर करता था या एज ए चेयरमैन कोई करता था। नहीं, मैंने आपकी हुकूमत आने के बाद की बात जी नहीं, इससे पहले भी नहीं बना हुआ था, सही सही, काफ़ी देर से पेंडिंग था ये। अच्छा जी 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 जी, केयर टेकर में भी नहीं बना। ओके, तो बात ये आती है कि मुझे ये चीज़ बुरी लगती है कि बेशक आप मिनिस्टर हों, सारे फैसले आपको अकेले नहीं करने चाहिए, एक एडवाइजरी बोर्ड वैसे भी साथ होता है। तो मैंने फौरी तौर पर कोशिश की कि मुझे ना बोर्ड को तश्कील दिया जाए। असल में काफ़ी देर से थोड़ा पेंडिंग था,
और हुकूमत अपने आप को स्टेबलाइज भी कर रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम लगा। लेकिन मैं चाहता था कि सिर्फ मेरिट पे ये बोर्ड बने। इस मेरिट की सबसे खूबसूरत बात यह है कि अभी हमारे जो नेशनल हीरोज़ हैं उनको भी ऑन बोर्ड किया गया है। जैसे कि अगर आप बात करें तो कि अरशद नदीम इज़ अ पार्ट ऑफ माई स्पोर्ट्स बोर्ड, कि मैंने एथलीट्स को ऑन बोर्ड किया, जैवलिन थ्रो वाला। उसके अलावा हमारी जो कि हमारे पुराने जो हमारे हॉकी प्लेयर हैं उनको हमने ऑन बोर्ड किया है। इसके अलावा जो हमारे साबका हमारे जो हैं स्क्वाश प्लेयर हैं हमने उनको ऑन बोर्ड किया है, कि जो हमने एथलीट्स थे उनको भी ऑन बोर्ड किया है। और हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड की पहली मीटिंग आ रही है, तो मैंने कोशिश की है कि स्पोर्ट्स बोर्ड वो हो कि जो कि एज अ मिनिस्ट्री को फायदा दे, कि सिर्फ मिनिस्टर को फायदा ना दे। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात फैसल साहब, you are the youngest minister in government of Punjab, in the government of Pakistan right now in the government of Pakistan जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप फर्स्ट टाइम मिनिस्टर बने जी, एमपीए भी बने और फर्स्ट टाइम मिनिस्टर भी बने जी, ऐसे ही है। तो सो फार एक्सपीरियंस कैसा चल रहा है? चैलेंजिंग है? मैं ये फील करता हूँ कि एज एन एमपीए मज़े ज़्यादा हैं, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक पंजाब के अंदर तो है, लेकिन एज सच आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की ज़्यादा है। लेकिन मैं फील करता हूँ कि सच्ची बात बताऊँ तो एक मिनिस्ट्री बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और ये पहले इंसान को फील नहीं होता, हर आने वाले दिन इंसान को फील होता है कि नहीं ये ज़्यादती ना हो जाए, कि यार कि आप पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, 12-13 करोड़ की आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी स्टेक्स हैं जो आपके साथ लिंक्ड हैं, तो ये बड़ी ज़्यादती होती है अगर कोई मिनिस्टर इसको परफॉर्म ना करे। तो मैं ये फील करता हूँ कि मज़े तो अपनी जगह, लेकिन इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। एक ज़ाती नोयत का सवाल है इससे पहले कि हम लोग आपकी मिनिस्ट्री जो इकदाम कर रही है खेलों को लेके, उसके फ़रोग को लेके, उस पर भी डेफिनेटली बात करेंगे। और वो ये कि अभी ऑफ द कैमरा आपसे बात हो रही थी, आप फ़ॉरेन से भी पढ़े माशाल्लाह, यहाँ पे भी आपकी अच्छे अदारों से आपने तालीम हासिल की। तो सर आम तौर पर तस्वुर ये किया जाता है कि लोग ज़्यादातर जब बाहर से पढ़ के आते हैं तो यहाँ पर ग्रास रूट पे कनेक्शन अवाम के साथ वैसे नहीं रहता है, तो वो मसाइल कैसे पता चल सकते हैं? तो जब आपने मिनिस्ट्री भी संभाली, इक़्तिदार में भी आए, तो वो गैप कैसे फिल हुआ? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं 2013 में जब मैं वापस आया तो मैं 2013 से लेके 2023 तक मैं 10-11 साल मैं पब्लिक के दरमियान में रहा हूँ। ठीक है जी, ये तो अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे मिनिस्टर बना दी। मैंने सोचा तो अपने आप को एमपी था ना जी, तो उसके लिए मैं हल्के में रहा, अवाम में रहा, और हमारे देहाती इलाके सारे, तो हमारा फिर इसी तरह मेरा उनके साथ कनेक्शन बहुत ज़्यादा, तो मुझे पता कि उनके डेली लाइफ प्रॉब्लम्स क्या हैं, एक जॉब पर्सन की प्रॉब्लम्स क्या हैं, और तो इसलिए फिर मैंने बहुत ज़्यादा लर्न किया उनके दरमियान में रह के। तो फिर मेरी कोशिश भी ये हुई कि यार कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दी जाए, इसलिए मुझे उनके प्रॉब्लम्स क्या पता है। खेलों के प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसका सोल्यूशन क्या है? अब ये देखें जी कि सबसे पहली बात तो ये है, खेलों का सबसे पहली बात है कि खेलों की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं देता था। ये वो मिनिस्ट्री थी जो द मोस्ट निगलेक्टेड मिनिस्ट्री थी। सही कि लोग कहते हैं कि यार कि स्पोर्ट्स का तो कौन सी बात, हालांकि बाकी मुल्कों में आप जाएं तो स्पोर्ट्स की जो मिनिस्ट्री और स्पोर्ट्स का जो सेगमेंट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और उसकी क्या वजह है कि जिस चीज़ पे आपकी तवज्जो होती है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। आप मीडिया में जिस चीज़ को आप तवज्जो करवाएंगे ना, हाईलाइट करेंगे, उसकी तवज्जो हम तो करवाते रहते हैं। खेलों के हालात देखे, फिर ये देखे ना, निगलेक्ट किया तो हमारे जिसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे उसके भी परफॉर्मेंस के असरात सामने ही है। अब अभी देखें कि ये पहली बार हुआ है कि स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री के लिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा है कि मुझे तमाम जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तक खंडरात के मंजर पेश कर रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। 125 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं, आप यकीन जाने, मैं ऑनर कह रहा हूँ कि इतने खूबसूरत पंजाब के अंदर गवर्नमेंट के शबाशी साहब के दौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बने हैं कि जिस तरह जिम खाना में नहीं है। निश्तर स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है जो 30 साल से बन ही रहा है। हाँ, बड़ी मजे की बात ये, अब ये देखें कि निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ना उस पूरी जगह को कहते हैं जिसके अंदर कदाफी स्टेडियम है, हॉकी स्टेडियम है, सारी जगह है। उसके अंदर ना एक स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है जो 30 साल से ज्यादा, तकरीबन मैंने सुना कि 1988 में स्टार्ट हुआ और 36 साल से हर हुकूमत उसको बनाती रही है। बिल्कुल। और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। और आते साहब मुझे बहुत तकलीफ हुई, मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस एडीपी के अंदर उसका बजट रिलीज भी किया है, लेकिन उन्होंने बजट ना अभी कम रिलीज किया था। तो मैंने मीटिंग अंदर कह दिया कि देखें कि अगर हम थोड़ा डिलीट रिलीज करेंगे ये तो कई सालों में आगे जाके इनकम्प्लीट ही रहेगा और फिर उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी जितना डिले होगा। असल में आपको पता है कॉस्ट 20 करोड़ से कंप्लीट हो जाना था, क्योंकि इसके जो शीशे आते हैं वो बाहर से आते हैं, वो उनके अंदर ग्लेज नहीं आना चाहिए। अब 80 करोड़ कॉस्ट हो गई है, 80 करोड़ डिले हुआ। अब मैंने सोचा कि यार ये 10 करोड़ यहाँ तो वापस ले लें, क्योंकि ये पंजाब हुकूमत का पैसा है, आवाम का पैसा है, यहाँ तो फिर इतने पैसे मिलें कि इसको 1 साल या 2 साल के अंदर कंप्लीट करें। ऐसे ही है। ठीक है जी। तो अब कहते हैं अब चीफ मिनिस्टर ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं, इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 2 years।
तो हमारी कोशिश है कि इसको हम वाइंड अप कर देंगे। ग्रेट। मलिक साहब, हमने जो भी हुकूमत आती है, वज़रा आते हैं, इलेक्शन से पहले पहले बड़े दावे करते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। ये कोई नहीं कहता हमने ये किया। जी, आप बताएं, आप करेंगे ये किया? ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह जो करेंगे वो बाद में बताते हैं आपको, पहले जो किया है वो बताते हैं। Nice. हालांकि 3-4 महीने, इट्स बीन 3 months जी। सिंस आई एम अल्हम्दुलिल्लाह मेंबर ऑफ द कैबिनेट। मैंने क्या किया, आते साथ सबसे पहले ये शहर बनो आपके लिए भी देखें कि खवातीन की स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं होती थी, है ही नहीं है, है ही नहीं है। मैंने चीफ मिनिस्टर पिंक गेम्स का पहला इनकाद किया कि 1300 स्टूडेंट्स, पिंक गेम्स, 1300 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया फ्रॉम द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज एंड स्कूल्स ऑफ पंजाब। और उसके अंदर 1300 ने पार्टिसिपेट किया और मैंने 1 करोड़ के कैश इनामात दिए। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर ने ओपनिंग में भी आई और क्लोजिंग सेरेमनी में भी आई। अब मेरे अगले साल का प्लान ये है कि वो जो 1300 स्टूडेंट्स थी ना, उसको मैं इंशाल्लाह ताला 3000 स्टूडेंट्स की तरफ लेके जाऊंगा और 3 करोड़ के नाम रखेंगे। और ये सब खवातीन होंगी? सब खवातीन। ये पहले भी सब, और ये मेरा पहला इवेंट था। मैंने कहा कि नहीं, खवातीन का पहला इवेंट करना है कि यार ये पीछे ना रहे। देखें कि हम अपने लड़कों की बात करते हैं, हम अपनी खवातीन की बात ही नहीं करते, उनको मौका ही नहीं मिलता। तो मेरा पहला इनिशिएटिव यही था कि मैंने कर दिया ये पिंक गेम्स का। अब आगे के लिए अगले 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन पहले से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रॉपर हम उसको कर रहे हैं ताकि और हमारी जो खवातीन है वो ओलंपिक्स में भी हमें रिप्रेजेंट करें। मेरा ये था, सबसे पहले ये किया। उसके बाद आते साथ मैंने क्या किया कि जो तमाम प्रोजेक्ट्स थे केयरटेकर गवर्नमेंट के या पीटीआई की गवर्नमेंट के, मुझे चीफ मिनिस्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थे कि आपने कोई सियासी इंतकाम नहीं लेना, कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स। ऐसा ना हो कि मेट्रो ट्रेन की तरह 2018 में 4, 5, 6 महीने डिले ही रहा कि नहीं यार ये डिले करना है। नहीं, सीएम ने क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि जो भी प्रोजेक्ट्स है उसको कंप्लीट किया। मैंने 3 इनॉग्रेशंस किए हैं और एक केयरटेकर गवर्नमेंट का था और एक 3 साल से शुरू हुआ था पीटीआई की गवर्नमेंट का, वो मैंने कंप्लीट किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। फैसल साहब, अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट जो है वो छाई हुई दिमागों पे। बहुत अच्छी बात है, क्रिकेट की फैन फॉलोइंग होनी चाहिए क्योंकि साउथ एशिया का मिजाज ये है, यहाँ पर क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर है। सर ये बताइएगा कि बाकी खेलों के फ़रोग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पंजाब और मलिक फैसल साहब क्या इकदाम कर रहे हैं? कौन सा तरीकाकार है जिससे जो बाकी स्पोर्ट्स हैं वो हाईलाइट हो जाएं, उनमें भी हम लोग गोल्ड मेडल लेकर आएँ और इस तरह से सबसे पहली बात यह है कि आई हैव 2 थिंग्स। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले देखें कि जब आप किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं ना, की तारीफ करते हैं उसको, तो वो लोगों का इंटरेस्ट आता है। वो कैसे हुआ कि हॉकी की तरफ हमारा सबसे कम तवज्जो थी आजकल, हालांकि हमारी नेशनल स्पोर्ट है। अजलान शाह कप कोई वर्ल्ड कप नहीं था, लेकिन इट वाज अ वेरी प्रेस्टिजियस कप और हमारी टीम को गोल्ड कप जीत के नहीं आई, सिल्वर कप जीत के आई है। लेकिन क्या हुआ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि 3 करोड़ के नाम दिए। 3 करोड़ आज तक इनको कभी भी नहीं मिला। और क्या मौकफ क्या था कि यार इनकी हौसला अफजाई हो। मैं प्लेयर्स का बैठा, उन्होंने कहा कि सर हम फर्स्ट भी आ सकते थे, हम ये डरते थे कि अगर इंजरी होगी तो हमारे पैसे भी कौन देगा। स्पोर्ट्स की तरफ इतनी कम तवज्जो थी। चीफ मिनिस्टर ने सख्ती से कहा मुझे, उसने कहा कि अगर कोई मौका ना मिले मुझे, और 3 करोड़ के नाम दिए और आगे का कहा गया कि इनका ख्याल भी रखा जाए ताकि इनकी आगे पजीराई हो। और उनके बंदों को साथ लेके, क्रिकेट टीम को साथ लेके मैं कमिटीज भी बना रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये मैं पूरी पंजाब की आवाम को मैं बताऊंगा भी कि अगस्त के अंदर पंजाब लीग स्टार्ट हो रही है। जैसे पीएसएल ने क्रिकेट को दोबारा रिवाइव किया, आई एम स्टार्टिंग पंजाब लीग्स, जिसके अंदर 16 बड़ी जो खेल हैं पंजाब और पाकिस्तान के, उसके अंदर हर यूनियन काउंसिल के लेवल से खेला जाएगा। सिफारिशी निजाम खत्म होगा कि फैसल खोकर की सिफारिश से तो चलेगा वरना नहीं चलेगा, कोई चक्कर ही नहीं है। यूसी लेवल से मैचेस स्टार्ट होंगे, वो तहसील लेवल पे कॉम्पीट करेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कॉम्पीट करेंगे, फिर डिवीजन लेवल पे कॉम्पीट करेंगे, फिर प्रोविंशियल लेवल पे कॉम्पीट करेंगे। नॉट ओनली दैट, मैंने उनको बोला है कि हमारी प्रोफेशनल टीम्स बैठी होंगी कि यार जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना, इसको रिटेन कर लो, इसको रिटेन करो, इनको मंथली स्टाइपेंड्स दो ताकि यार हम आपको पैसे देंगे आपके अखराजात पूरे करने के लिए। ये ना हो कि देखें लोगों को नहीं पता, अशरफ नदीम साहब प्रैक्टिस कर रहे होते थे, मैं उनकी ज्यादा तारीफ इसलिए इसके लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइम हर एक की जुबान पे वो हैं, ठीक है जी। और अब तो मेरे स्पोर्ट्स बोर्ड के मेंबर भी हैं। तो बात ये है कि वो मुझे बताते हैं कि हम अंदर प्रैक्टिस करते थे और बाहर आके खाने के लिए हम नान चने खाते थे। एग्जैक्टली। अब क्या प्रोटीन वैसे नहीं, बिल्कुल सही बात है। इंसान कहते हैं कि बात बहुत दुखी है लेकिन इसमें हंसी भी आ रही है। ऐसी है, मतलब वो कहते हैं ना सिचुएशन ऐसी है, हंसे रोए क्या करें। तो अब चीफ मिनिस्टर का जिक्र कर रहे थे, चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन से पहले ये वादे किए थे कि गरीब जो है ना वो उसका बिल पहले से पे हो जाएगा, जब वो पे करने जाएगा बिजली का बिल तो उससे पता चलेगा कि तो उसका तो बिजली का बिल ही पे हो गया है। तो अभी तो गरीब जो है बिल ले लेके बैठे हुए हैं, रो रहे हैं, जितनी यूनिट्स हैं उससे ज़्यादा उनको बिल पड़ रहा है। तो इस बारे में कोई इकदाम कर रही हैं वो? एब्सोल्युटली। देखेंगे सबसे पहली बात तो ये है
कि ये जो है वापडा है ये फेडरल का दायरा है। जी जी। सही। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि फेडरल में फेडरल में भी हुकूमत की है, MLN की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आई थिंक कि कोई भी हुकूमत है ना, जिस तरह हम कोई सियासी बात कोई भी करता है कि यार हमने ये करना है, तो उसकी कोशिश होती है वो करे भी, और जब उस सिचुएशन के अंदर आता है तो थिंग्स टर्न अप वेरी डिफरेंट। सही। लेकिन मैं इस बात को डिफेंड नहीं करूंगा कि अगर आप ये कहें कि हमने ये बात कही थी कि अब हम इसको पूरा नहीं कर सकते। मेरे ख्याल में एज अ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हमें इस चीज़ पे कोशिश करनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ जो प्रेज करने वाली है, हमें इस चीज़ की तारीफ भी करनी चाहिए। देखिए हौसला अफजाई होती है, कुछ तो हो रहा ठीक है जी। वो क्या हौसला अफजाई हो रही है कि अगर महंगाई हुई है तो हमने फिर मिनिमम वेज भी बढ़ा दी है, ठीक है जी, तनख्वाहें भी बढ़ा दी ताकि पहला जो बोझ है उसका पूरा हो। लेकिन मलिक साहब उसको देख कोई नहीं रहा ना, आपने तो बढ़ा दी, लोगों ने नहीं बढ़ाई। नहीं, लोगों को बढ़ानी चाहिए। देखेंगे गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऑटोमेटिकली होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में फैसल खोकर की मर्जी नहीं चलती। गवर्नमेंट सेक्टर में होता है कि जब आप हुकूमत कह देती है तो उसमें करना पड़ता है। देखें प्राइवेटली आपको करना चाहिए, और मेरे ख्याल में जब ऑफिशियली ना अभी ये अनाउंस हुआ है, तो जब बजट के बाद अब जुलाई आ गया, सही। जी। तो अब ये ऑफिशियली बाकी इदारों को में भी होना शुरू हो जाता है, जबरदस्त। और प्राइवेट में लोगों को करना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा भी। दूसरी एलिमेंट ये है कि जब आप बिजली के ऊपर काम करेंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी हमें रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। सर आई नो ये क्वेश्चन आपके मिनिस्टर से रिलेवेंट नहीं है, लेकिन सिंस यू आर अ पार्ट ऑफ द कैबिनेट, तो मिनिस्टर साहिबा, चीफ आप मिनिस्टर जरूर साहिबा के सामने इसलिए आप मैंने भी देखिए शर्माने वाली बात आउट है ऑफ द वे ही कि पूछा है। आप वहाँ पर ये बात जरूर रखिएगा कि अवाम जो है वो वाकई दे आर परेशान डिस्टर्ब है। बिकॉज ऑफ ये जो हैवी टैक्सेस लगे हैं, ये जरूर बात कीजिएगा। अब स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं वापस। सर आपसे जाते जाते ये पूछना चाहते हैं कि अदर देन क्रिकेट, कबड्डी एंड हॉकी, कोई ऐसा स्पोर्ट्स जिसको जो आप देख रहे हैं कि ये दिस कुड बी द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, स्पार्क है कोई एक आपको sport? मैं मजे की बात बताऊं, जिस तरह आपने बात की है, पीपल डोंट नो, हम बेसबॉल में बहुत अच्छे हैं, लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा। और मैं इंशाल्लाह ताला अभी टोरंटो जा रहा हूँ, मैं वहाँ से भी बात करूँगा स्पोर्ट्स के जो उनके हेड हैं, और मैं अमेरिका भी जाऊँगा, उनसे भी बात करूँगा, क्योंकि वेस्टर्न गेम है। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसी कोई गेम्स हो जो हमें वेस्टर्न कंट्री से भी लिंक करे, एंड बेसबॉल इज वन ऑफ देम। और मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान की टॉप रैंकिंग में आता है बेसबॉल में, लोगों को पता ही नहीं है, मुझे खुद नहीं पता हम था। सुनो पाकिस्तान में ऐसे तमाम हीरोज को लेके आते हैं, दिखाते हैं कि गवर्नमेंट की नजर इन पे पड़े जी। और जो भी ब्रॉन्ज, गोल्ड या किसी भी सतह पर कुछ भी जीत कर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है। तो देखें कि अब आई एम मेकिंग द फर्स्ट ऑफिशियल बेसबॉल ग्राउंड ऑफ पंजाब, जबरदस्त। कि बेसबॉल ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करती, है ही यूज नहीं करनी है। पड़ती है स्कूल्स की, कॉलेजेस की, तो अब है ही नहीं है। तो उस तरफ तवज्जो मैं दे रहा हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हम वैसे भी मैं मजाक से कहता होता हूँ कि जिसका क्रिकेट में अच्छा ना हो वो फिर बेसबॉल में आ जाए, तो पता लग तो जाएगा, ठीक है ना। तो वी आर गुड इन बेसबॉल, और बेसबॉल की तरफ मेरी तवज्जो है। यानी आप इशारा दे रहे हैं कि जो क्रिकेट के हमारे खिलाड़ी हैं उनको अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो बेसबॉल में डाल देंगे। बेसबॉल में उनकी जगह बन सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मोहसिन नकवी साहब सुन रहे हैं, अगर क्रिकेट टीम इज गुड, मोहसिन नकवी साहब ने कहा मेजर सर्जरी, मुझे लगता है आपने मशवरा दे दिया उनको मेजर सर्जरी का। नहीं, क्रिकेट में हम अच्छे हैं, हो जाता है अपसेट्स एंड डाउन्स। आई स्टैंड बाय माय कंट्री, ठीक है जी। कि कभी-कभी इंसान की जिंदगी में ऐसी मार भी आई थी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यार देखें कि कभी-कभी ऐसी सिचुएशन आई थी, यू परफॉर्म द वर्स्ट। वो बात थी ना, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। मेरे ख्याल से अब तो पाकिस्तानी अवाम को यही हो गया, तुम हारो या हारो हमें तुमसे प्यार है। हमें तुमसे प्यार है। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी। हमारी बेस्ट विशेस, दुआएं, तमन्नाएं आपके साथ है कि So kind of you जी। अब आप जैसे यंग टैलेंट भी सामने आ रहे हैं जी, तो आई होप कि अब पाकिस्तान के जो Changes आएंगे। स्पोर्ट्स के मामलात हैं वो ज़्यादा बेहतर होंगे, और बिलखसूस पंजाब में अब बेसबॉल भी हमें देखने को मिलेगी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ के बारे में, यानी नफ्सियाती सेहत के हवाले से। जब तक स्कूल्स में छुट्टियां रहती हैं, वालिदैन का इम्तिहान भी साथ ही रहता है, जो सबसे बड़ा मसला है। और आजकल हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज़िद्दी और बहस करते हैं। पहले ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में पहला ज़माना तो नहीं, लेकिन कह लें पहला ज़माना, जो इससे पहली जनरेशन थी, उसके साथ ये था कि वालिदैन कहते थे नो, तो बच्चा कहता था ओके, ये चुप करके बैठ के थोड़ी देर रो के चुप कर जाता। आजकल के बच्चे कहते हैं नो, वागे से कहते हैं वाई नो, ये करना है मैंने। माँ बाप फिर कहते हैं ओके बेटा ये लो, हमारी जान छोड़ो। तो हम एक रिसर्च के बारे में आपको बताएंगे। अमेरिकन अकेडमी ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्री की ये रिसर्च है। उन्होंने कहा है कि ये ज़िद्दी रवैया जो है स्कूल जाने वाले 16% बच्चों को किसी ना किसी हद तक मुतासर करता है। और इन छुट्टियों में वालिदैन ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी ज़िद कम हो और बिला वजह जो बहस और तकरार करते हैं वो ना हो। तो इसी मौजू पर बात करते हैं जी। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, रिहैब कंसल्टेंट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, फाफ मंजूर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं आपको। मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? वी आर गुड डॉक्टर साहिबा। इससे पहले तो हमें लगता था कि जो हमारा प्रोफेशन है मीडिया का, सिर्फ हम लोग ही जिद्दी हैं, बहस तकरार हम ही करते हैं। सिर्फ हम ही बहस मुबाहिसा करते हैं ज़्यादा, लेकिन अब बच्चे भी आजकल बहुत करते हैं।
और समर वेकेशंस हैं, तो किस तरह से ये रवैया पेरेंट्स चेंज कर सकते हैं और बच्चों एक का? चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि इससे पहले हमने बच्चों के बारे में एक सेगमेंट किया था, वो भी छुट्टियों को प्रोडक्टिव कैसे बनाएं, तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो हम चाहेंगे किसी तरह के हमें टिप्स एंड ट्रिक्स दें आज। हाँ, ज़ाहिर है छुट्टियाँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं पेरेंट्स के लिए, लेकिन मेरा ख़्याल है जैसे हमने लास्ट सेशन में बात किया था कि इसको हम किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। अच्छा, आज हम जो बात कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं बच्चों की ज़िद के बारे में, और बच्चों का जो स्टबन रवैया है वो क्यों है और पेरेंट्स उसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे हमें गर्मियों की छुट्टियों में नज़र आता है कि रवैया थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि बच्चों के पास शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा होता है जी। और करने के लिए शायद वो रूटीन वाली एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, स्केजुलाइजिंग कम हो जाती है, तो वो बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा स्टबन बिहेवियर शो करते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो हम जहन में रखें कि जो बच्चों में ज़िद है, इट्स अ नेचुरल इंस्टिंक्ट, यानी अगर बच्चा ज़िद नहीं करेगा तो उसे बच्चा कौन करेगा। अब मैं और आप तो उस तरह से ज़िद नहीं कर सकते, जैसे अभी आप कह रही थी कि पुराने ज़माने थे। वैसे एक बात ये है शाहरबानो कि पुराने ज़मानों में भी अगर आप अपनी अम्मों से पूछें तो वो यही कहेंगी कि हमने बड़ी मुश्किल से बच्चे पाले हैं और हम क्या बताएंगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से पाले हैं, उन पर फैसिलिटीज़ नहीं थी उस तरह से। बिल्कुल ठीक है, तो ये हर दौर का रहा है, क्योंकि देखिए ना बच्चे की तो नेचर या बच्चे की फितरत जो है वो तो चेंज नहीं होनी, वो तो वैसा ही रहनी है जैसे किसी भी बच्चे की होती है। बल्कि अगर कोई बच्चा ज़िद नहीं करता तो इसका मतलब है कि उसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन आज मैं आपके साथ 3 ऐसी रीज़न्स शेयर करूंगी जिसको आप पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि बच्चा ज़िद क्यों करता है, और वही 3 रीज़न्स के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। जी। जो बच्चों में ज़िद के रिपोर्ट करते हैं पेरेंट्स, वो ज़्यादातर करते हैं 1 साल से लेके 4-5 साल की उम्र तक के बच्चे जो पेरेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना वो बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत स्टबन है। क्योंकि जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा उसको लॉजिकली समझा लेते हैं चीज़ें, लेकिन आप ये भी समझें कि ऐसा नहीं है कि बच्चा जब 1 साल का है या 2 या 3 साल का है तो वो लॉजिक को नहीं अंडरस्टैंड करता, वो तब भी लॉजिक को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। 2 या 3 साल का बच्चा भी? यस, कर रहा होता है, बिल्कुल। लेकिन उसकी लिमिटेशन है लॉजिक को अंडरस्टैंड करने की, ये भी आप जहन में रखें। मतलब वो उस तरह की लॉजिक्स नहीं करता क्योंकि उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उस टाइम पे एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता, कॉन्क्रीट होता है। तो आप उसको जो कॉन्क्रीट लॉजिक्स देंगे वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकिंग करेंगे तो वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करेगा। लेकिन हम सबसे पहले वो 3 चीज़ें आइडेंटिफाई कर लें कि वो कौन सी 3 वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बच्चा ज़िद कर रहा होता है। लेकिन कोई भी वजह जो कि उसकी ज़िद की हो सकती है, उसमें सबसे पहली कंडीशन जो पेरेंट्स ने नोटिस करनी है कि बच्चा ज़िद्दी क्यों है, बच्चा रोता क्यों है, बच्चा खाना क्यों नहीं खाता। जो अक्सर कंप्लेंट्स आती हैं, बच्चे की कोई बात नहीं मानी जाती, पेरेंट्स कहते हैं अक्सर बच्चा जो है ना वो पीछे यूं करके एकदम से गिरता है और सर में चोट लगा लेता है, या फिर जो है वो दीवार में जाके अपने आप को मारता है। अक्सर इस तरह के बच्चे सिर्फ चीखना शुरू कर देते हैं, चीखना शुरू कर देते हैं, कुछ भी समझ नहीं आती तो चीख रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है ना वो उनकी फिजिकल नीड्स को आपने देखी, क्या उसकी कोई ऐसी फिजिकल नीड तो नहीं है जो उस टाइम एड्रेस नहीं हो रही। क्योंकि इस एज में बच्चे अपने एक्सप्रेशंस को बता नहीं पाते, अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पाते। आप, मैं भी, हम भी इस उम्र में अगर अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकेंगे किसी भी तरह से, फॉर एग्जांपल आपको कोई शिकायत है अपने हस्बैंड को और आप नहीं बता पा रही, तो आपका क्या रवैया होगा? मतलब आप लगेगा कि आप मैं इधर मुंह फुला के दीवार में सर मारूंगी, चिड़चिड़ा हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाते हैं आप। ठीक है, आप कोशिश करते हैं कि मैं किस तरह से इस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकूं, लेकिन मैं दीवार में सर नहीं मारूंगी। ऑफ कोर्स नहीं मारेंगे क्योंकि आप समझदार हैं, आपको पता है कि इससे मुझे नुकसान हो सकता है। यहाँ पर शायद अगले शख्स का सर दीवार में लग जाए कुछ ऐसा होगा। ऑफ कोर्स, बिल्कुल, दिस इज माय पॉइंट कि हम लोग समझदार हो चुके हैं, हमें पता चल चुका है कि ये हमारा नुकसान हो सकता है। तो वो बच्चा जब उसकी कोई फिजिकल नीड नहीं पूरी हो रही होगी, अच्छा फिजिकल नीड से मुराद ये है कि हो सकता है कि उसकी हेल्थ की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अक्सर बच्चे जो कि आप देखेंगे जिनमें बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन होता है, हाइपर एक्टिविटी होती है, उनके साथ कुछ ना कुछ हेल्थ या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जो कि उनके अंदर ये वाली तबीयत ले आता है कि वो हर वक्त चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। यानी बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। अच्छा, ये सिचुएशनल भी हो सकती है, उस पर मैं बात करती हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि बच्चा साइकोलॉजिकली या इमोशनली जो है वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। बाज़ औक़ात कोल्ड पेरेंटिंग का मतलब ये है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो पैसिव होके बच्चों के साथ मिले, उनके साथ अपने एक्सप्रेशंस ना शो कर सकें, उनके साथ मोहब्बत का इजहार ना कर सकें, जो कि नेचुरली बच्चों को चाहिए होती है। तीसरी वजह जो है वो आपका माहौल होता है, यानी उसको एनवायरनमेंट से कोई ऐसे ट्रिगर्स मिल रहे हैं जो कि उसके अंदर उस वक्त ज़िद लेके आ रहे हैं। अच्छा, इसकी एग्जांपल छोटी सी मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल हम बाज़ औक़ात जाते हैं मॉल्स में बग़ैर प्लानिंग के, तो भी हम वहाँ जाके शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है, यानी हम देखा, हमें कोई भी चीज़ पसंद आई, अक्सर ऐसे होता है ना, हम विदाउट प्लानिंग भी जाके हम कुछ ना कुछ शॉपिंग कर लेते हैं। तो जब हम बड़े नहीं रह सकते तो बच्चे कैसे रहेंगे? मेरा कहने का मतलब ये है
कि अक्सर आपने मॉल्स में, शॉपिंग मॉल्स में, बाहर शॉप्स पे देखा होगा, बच्चे खींच रहे होते हैं, पेरेंट्स इधर से खींच रहे होते हैं, नहीं वो एक धींगा मुश्ती चल रही थी, मुझे ये चीज़ चाहिए। तो इसका मतलब है कि बच्चा उस टाइम जो माहौल उसको दिया जा रहा है उसके इर्द गिर्द का, वो उसमें उसको नहीं समझ आती कि मैंने क्या चॉइस करना है, क्या मैंने ये चीज़ लेनी है या मैंने ये चीज़ नहीं लेनी है। लेकिन तो इसका हल ये है कि आप उसे लेके मत जाएं ऐसी जगह पे। बेस्ट हालात की आपने बात की कि इस तरह से उसका माहौल तो सब अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करें। नहीं, ऐसा नहीं है शर्मानो, मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप बच्चे को ऐसे मॉल में लेके जा रहे हैं जहाँ पे आप ये देखिए कि इवन जैसे हम ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह पे जाते हैं तो जहाँ पे बिलिंग सेक्शन होता है वहाँ पे उन्होंने टॉयज रखे हुए होते हैं, टॉयज, चॉकलेट्स, टॉयज सिर्फ बिलिंग सेक्शन के ऊपर होता है कि बच्चे उसे अट्रैक्ट अगर पेरेंट्स कहीं इनको थोड़ा सा घुमा के वो वाले सेक्शन में ना भी लेके जाए जहाँ पे टॉयज वगैरह हैं, तो बच्चा वहाँ पे जो है उसको नजर आएगा और पेरेंट्स जो है ना वो मजबूर हो जाएंगे। ये देखिए उनका ट्रिक है। तो अगर वो लोग ये ट्रिक्स यूज करें तो व्हाई नॉट पेरेंट्स। आप बच्चे को उन जगहों पे मत लेके जाएं जहां आपको लगता है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। इट्स वेरी नेचुरल, हर पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर सकते। हमें बजटिंग करनी चाहिए और बच्चे को भी शुरू से हमें बजटिंग सिखानी चाहिए कि हमें कितना करना है। लेकिन ऑफ कोर्स छोटा बच्चा है, आप उसको नहीं बता सकते, उसकी लॉजिक वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सो आप उसको ऐसे एनवायरनमेंट में मत लेके जाएं। अच्छा, वो तो बाहर का हो गया। घर का एनवायरनमेंट भी आपको कैसा क्रिएट करना है। अगर बच्चा हर वक्त चीखो पुकार सुन रहा है तो वो उसके अंदर डिपॉजिट हो रही है। इवन के जो बच्चा गोद में है या माँ के पेट में भी है, वो भी अपने इर्द गिर्द के माहौल में अगर चीखो पुकार सुनता है तो उसके अंदर डिपॉजिट होती है। वो जो रवैये अपने बड़ों के देखता है वो रवैये वो भी कर रहा होता है, ठीक है, बिल्कुल सीख रहा होता है। और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बच्चे वो करते हैं जो आपको करता देखते हैं, वो नहीं करते जो कि आप सिखा रहे हैं इंटेंशनली। अगर आप बता रहे हैं, बिल्कुल आप उसको बता रहे हैं या नहीं बता रहे। अच्छा, इसकी अगर मैं एक छोटी सी मिसाल आपको दूँ तो आप अगर मेरे साथ भी वो कर सकेंगे, एक्टिविटी है छोटी सी, ठीक है। आप अगर अपनी फिंगर उठाएं ऐसे, उठाइए शहरबानो, आप लोग भी उठा सकते हैं, ठीक है। इसको आपने गोल घुमा के ऐसे, मेरी तरफ देखना है, ठीक है, हाँ, गोल घुमा के तो आपने ऐसे करके कान पे रखना है, नाक पे, कान पे, ठीक है, कान पे रखना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, मैं आपको सही कह रही हूँ, नाक पे रख रही हूँ। इसका मतलब ये है कि बच्चे वही करते हैं जो कि वो करता हुआ देखते हैं। ये नहीं हम कह कुछ भी लें, लेकिन बच्चा वो करेगा जो आपने उसको करके दिखाया है। सही। तो इसका मतलब है कि हमें उसके रवैये को सेट करने के लिए हमें वो खुद भी मॉडल करके दिखाना है। हमें वो खुद भी जिद बड़ों के सामने यानी आपस में अगर एक दूसरे के साथ करेंगे तो वो उस चीज़ को, अगर कोई बहस है, कोई तकरार है, तो आप बेहतर है कि बच्चों से हट कर करें, रूम में जाकर। जी जी बिल्कुल, आप बच्चों के सामने वो वाला रवैया चीखना चिल्लाना अगर आप करेंगे तो बच्चे भी उसको फॉलो करें। तो अब आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। यानी सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या आपके बच्चे को कोई भूख तो नहीं लगी हुई। अक्सर बच्चे जो हैं वो जिद, ज़्यादातर माएँ शिकायत करती हैं कि मैं बाहर लेके जाती हूँ तो ये बहुत जिद करता है, ठीक है। आप देखेंगे वो बाहर लेके जा रहे हैं तो उसका एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। बच्चा इतनी क्विकली एनवायरनमेंट्स को एडजस्ट नहीं कर पाता। कुछ बच्चे होते हैं जो कि कर लेते हैं, क्योंकि हर बच्चा मुख्तलिफ है। एक माँ दूसरी माँ के रवैये को अपने बच्चे के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। हमारे यहाँ ये भी बहुत मसला है, मतलब कंपैरिजन करती हैं पेरेंट्स भी कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो उसका बच्चा ऐसे कर रहा है, उसने ये इम्प्लीमेंट कर दिया तो मेरा बच्चा इस तरह क्यों नहीं कर रहा। देखिए हर बच्चा मुख्तलिफ है। आपने अपने बच्चे की नीड को आइडेंटिफाई करना है, आपने बच्चे की प्रॉब्लम को भी समझना है कि आपके बच्चे की प्रॉब्लम क्या है और उसके मुताबिक फिर आपने जो है उसको डील करना है। तो सबसे पहले देखिए कि उसको कोई भूख तो नहीं लगी हुई, उसको कोई ऐसी कोई मसला तो नहीं हो रहा, यानी कोई इरिटेशन, उसके कपड़े का कोई ऐसा मसला तो नहीं है जो उसको कपड़े जो वो अनकंफर्टेबल हैं, उसको कोई सोने का मतलब नींद उसकी पूरी हुई हुई है। बाहर अगर आप जाते हैं तो उसकी ज़रूरत की सारी चीज़ें लेके जाएँ, उसका कोई फेवरेट टॉय साथ लेके जाएँ ताकि बच्चा जो है वो अपने टॉय के साथ मसरूफ़ हो सके। क्योंकि आप जब जा रहे हैं तो आपके पास तो एक्टिविटीज़ हैं उसके पास कि आपने क्या करना है बाहर जाके, लेकिन उसके पास नहीं है। और उसका हल हरगिज़ ये भी नहीं है कि आप हर वक्त उसको जो है ना मोबाइल के साथ जो है वो अटैच कर दें। यानी उसकी अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, टॉयज़ होने चाहिए उसके पास जो कि उसके साथ एंगेज। मुझे लगता है अब घर में तो डॉक्टर साहब मोबाइल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है बच्चों का, तो बाहर ही लेकर जाने का कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर वो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी में मशगूल हो। देखिए बाहर अगर आप लेके जा रहे हैं तो चॉइस करें मैक्सिमम कि आप उसको नेचर में लेके। और हमारे तो डॉक्टर साहब अब तलीमी इदारों में मुझे लगता है बाकायदा पेरेंटिंग का एक सब्जेक्ट भी पढ़ाना चाहिए, ये इतना जरूरी हो चुका, जरूरी चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जी आई एम श्योर के जो टिप्स डॉक्टर साहबा ने बताई हैं वो बड़ी यूजफुल हैं, तो इसी तरीके से आप जो बच्चों की ज़िद्दा शहरबानों से कंट्रोल कर सकते हैं। नाज़रीन, ग्लोबल वार्मिंग के असरात पूरी दुनिया पर ही नज़र आ रहे हैं और वेदर पैटर्न्स पूरी दुनिया में जिस तरह से तब्दील हो रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वेदर एक्सट्रीम हमें नज़र आ रहा है। सर्दियाँ हैं तो वो भी शदीद हैं, गर्मियाँ हैं तो वो भी शदीद हैं। बहरहाल अब गर्मियों की शिद्दत जिस तरह से पाकिस्तान भर में है, जिस तरह से हीट वेव रही है और अभी आगे मानसून आने वाला है, तो दरख्त इंतहाई ज़रूरी हैं। दरख्त हमारे माहौल को साफ़ रखते हैं, आबो हवा को
साफ़ रखते हैं, हम जो है साफ़ हवा, वो ऑक्सीजन जो है वो उसकी इंटेक बढ़ा सकते हैं दरख्त ज़्यादा होने से। स्पेसिफिकली हमारे कुछ शहरों में, ख़ास तौर पर लाहौर में, कराची में हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ चुका है, ख़राब हो चुका हुआ है। तो साफ़ हवा भी हम नहीं ले पा रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ। इसी टॉपिक पर रुबीना यूसुफ ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखा। इस वक्त पूरी दुनिया माहौलियाती तब्दीली की लपेट में है। आबादी बढ़ने की वजह से दरख्तों की कटाई बहुत ज़्यादा और उगाई बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है और गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। सैकड़ों अफराद हीट वेव से जाँ भाग हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आइंदा आने वाले चंद ही सालों में टेम्परेचर 60 डिग्री क्रॉस कर सकता है, जिससे शायद हम इंसान तो ज़िंदा रह सकते हैं मगर दूसरे जानदारों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, आज हम उनसे बात करते हैं। क्या वो दरख्तों की अहमियत के बारे में जानते हैं? क्या उन्होंने कभी अपने हाथों से दरख्त लगाए? क्या उन्हें पता है कि टेम्परेचर को नीचे लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है? इस हवाले से मेरे साथ रहिए। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि दरख्तों की अहमियत क्या है? लोग इनको उगाने के बजाय काटते हैं। क्या एक ऐसा पैगाम दिया जाए, क्या अवेयरनेस दी जाए कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं? इस तरह PHA दरख्तों के बारे में काम कर रहा है, ग्रीनरी के ऊपर काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इस तरह पाकिस्तान का हर इदारा और हर वो आम शहरी को हर अपने घरों में दरख्त लगाना चाहिए। गर्मियों में देखें कि हर बंदा जो है वो छां ढूंढ रहा है, धूप में कोई जाना पसंद नहीं करता। तो ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए और दरख्त इंसान की सेहत के लिए, माहौलियात के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हर साल अब हम देख रहे हैं कि अक्टूबर में जो है, अक्टूबर से लेकर जनवरी तक जो है 3-4 महीने स्मोक का इतना इशू रहता है। सांस की, गले की बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं बच्चों में, ख़वातीन में, बड़ों में। तो ये हम जितने ज़्यादा दरख्त लगाएंगे उतना हम माहौल को साफ़ रखेंगे, अपनी सेहत को साफ़ रखेंगे। मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें दरख्त लगाने चाहिए, जो माहौल के लिए और इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मी लग रही है? बहुत ज़्यादा। गर्मी को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम? कुछ भी नहीं, वैसे घरों में बैठ सकते हैं, ऐसे वगैरह लगा सकते हैं, चिलर लगा सकते हैं। और लेकिन हाँ, ये तो इसका आर्जी हल है। और हमें क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने चाहिए। बचपन में हम एक मजमून पढ़ते थे, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स, दरख्तों की अहमियत क्या है। उसके मजमून के बाद कभी आपको ज़रूरत पड़ी दरख्तों की? जी, बस ज़रूरत इसकी जो ज़रूरत है वो लोगों को ज़्यादातर महसूस तो नहीं होता, बिल्कुल जिस तरह मतलब नॉर्मल जिसकी ज़रूरत होती है लोगों को, ये लोगों को ज़रूरत ही नहीं लगती। लेकिन आजकल ये गर्मी आप देख रहे हैं लाहौर में, जितनी गर्मी है ना, बिल्कुल बंदा मतलब चल ही नहीं सकता, बाहर निकल ही नहीं रहे लोग। तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो तो लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन वाकई बहुत ज़रूरत है पौधों की। कभी आपने अपने हाथ से कोई दरख्त लगाया? अल्हम्दुलिल्लाह, हम अपने घरों में लगाते हैं, गाँव में लगाते हैं। तो कौन सा दरख्त लगाया आपने? मैंने नीम का लगाया है, आम का लगाया है, और बकैन होती है हमारी ज़ुबान में, शाहतूत हो गया, सब लगाए हुए हैं मैंने। अच्छा, मुझे बताएं इनकी अहमियत क्या है? अहमियत इनकी ये है कि जहाँ ये लगे होते हैं वहाँ रौनक होती है, लोग बैठते हैं, और जहाँ नहीं होते वहाँ तो परिंदे भी नहीं आते। ज़बरदस्त। मुझे बताएं कि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है और लोग दरख्त लगाने के बजाय काट रहे हैं, क्या कहना चाहिए? तो फिर बेवकूफ़ी है इनकी ना। ये तो एक सुन्नत भी है और सवाब भी है। सवाब के तहत लगाना चाहिए, ना कि काटना चाहिए। कभी अपने हाथ से दरख्त लगाया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने लगाया है। मैंने अपने घर में भी लगाए हुए हैं, हमारे उधर खेत हैं उनमें भी लगाए हुए हैं। वहाँ पे तो हमारा बड़ा नेचुरल सा माहौल होता है ना। जो आजकल की गर्मी पड़ रही है, क्या कहेंगे? आपके सामने जितने गर्मी रोड पे खड़े हैं, जलील हो रहे हैं। ये इस हुकूमत को भी सोचना चाहिए और आवाम को भी सोचना चाहिए कि दरख्त लगाएं, कि जिसकी वजह से ऑक्सीजन पैदा होती है, आवाम का भी फ़ायदा है। ये जो काटने का जो सिस्टम है, इसको बंद होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगने चाहिए। पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 24 करोड़ है और आज हम ये अज़्म करते हैं कि हर शख्स अपने नाम का दरख्त लगाएगा, पौधा लगाएगा। और आज मैं भी आपके सामने अपनी ज़िम्मेदारी निभाऊंगी, एक छोटा सा पौधा लगाऊंगी। अगर आप कोई बड़ा दरख्त नहीं लगा सकते, प्लीज़ एक छोटा दरख्त ज़रूर लगाइए। चलें जी, आज अहद करें सुनो पाकिस्तान के साथ, हम सबके साथ, कि साल में हर शख्स अपने हिस्से का एक दरख्त
कि एक पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि वो आपके लिए या आपकी आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन सांस का जरिया बनेगा, साफ़ और पुरफ़ज़ा मकाम जो है वो अता बिल्कुल जी। और इसके साथ ही मुझे शहरबानों को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा आपकी खिदमत में कल हाजिर होंगे, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।